अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। फिर साथ ही वो वहाँ पर अपनी रोरिंग थंडर टेक्निक को रिलीज करता है और कहता है चलो अब मैं तुम्हें अपनी रोरिंग थंडर स्वर्ड्स टेक्निक को दिखाता हूँ। अपनी थंडर स्वर्ड टेक्निक को रिलीज करते हुए उसके ऊपर एक थंडर बोल्ट को गिराता है, जिससे लिन हैंग बहुत ज्यादा जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। उसके जख्मी होने के बाद लिन फेंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तो क्या तुम यहाँ पर हार मानने को तैयार हो या नहीं। लिन हैंग उसके सामने माफिया मांगना शुरू कर देता है और उसे कहता है लिन फेंग मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा किया, मुझे तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरी नजर फैमिली का यंग मास्टर बनने के लिए उस पोजीशन पर थी, इसी वजह से मैं तुम्हें वहाँ से हटाने के लिए मारना चाहता था। अब मुझे वो सब कुछ नहीं चाहिए, तुम फैमिली के हेड बन सकते हो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा मैं तुम्हें वो दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस तुम मुझे यहाँ पर मारना मत। लिन फेंग उसे कहता है मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे सामने इस तरह माफी की भीख मांगता तो क्या तुम मुझे जाने देते, जबकि लास्ट टाइम मैंने तुमसे माफी की भीख मांगी थी लेकिन तुमने मुझे नहीं जाने दिया। लिन हैंग उसे कहता हाँ मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर मेरी जान ले लेनी चाहिए, लेकिन तुम्हें इस फैक्ट को भी देखना चाहिए कि हम दोनों कजिन्स हैं, मैं तुम्हारा भाई हूँ, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर मत मारो। तो लिन फेंग जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और उसे कहता है चलो शुक्र है कि तुम्हें कम से कम ये फैक्ट तो पता है कि हम दोनों कजिन्स हैं, यानी कि हम दोनों भाई हैं। जबकि तुमने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे कजिन हो, तो ठीक है मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। ऐसे भी हमारी फैमिली में रूल है कि हम लोग एक दूसरे फैमिली मेंबर की जान नहीं ले सकते। वहाँ पर फिर से अपने रोरिंग थंडर स्किल को यूज करते हुए उसकी बॉडी के ऊपर अटैक करता है और उसकी सारी की सारी कल्टीवेशन को ब्लॉक कर देता है, यानी कि अब ये बेकार हो चुका है, ये जिंदगी में दोबारा कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। फिर साथ ही जाने से पहले लिन फेंग उसे कहता है लिन हैंग दोबारा कभी भी अपना ये घटिया सा चेहरा मेरे सामने लेकर मत आना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जबकि लिन हैंग जख्मी होने के बाद वहीं पर पड़ा होता है और पीछे से चिल्लाकर उसे कहता है लिन फेंग तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी कल्टीवेशन को ब्लॉक करके मुझे एक बेकार इंसान बना दिया है, मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम्हारी जिंदगी को एक लिविंग हेल बना दूं। यानी कि लिन हैंग हमारे हीरो से इस बात का बदला जरूर लेगा। आज यहीं पर हमारी एपिसोड 6 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। डार्क स्पिरिट की एपिसोड 7 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिन फेंग अपने कजन लिन हैंग, जिसने एपिसोड 1 की शुरुआत में उसको अधमरा कर दिया था, उसके अपना बदला ले लेता है। उसकी कल्टीवेशन को सील करने के बाद वो वहाँ से वापस की तरफ आ रहा होता है। तो लिन फेंग वहाँ से वापस आते हुए इसी बारे में सोच रहा होता है। लिन फेंग कहता है मैंने अपने कजन को जान से नहीं मारा, क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर एक रूल है कि हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स को जान से नहीं मार सकते। लेकिन अगली बार अगर इसने दोबारा मुझसे इसी तरह बिहेव किया तो मैं इसे जरूर मार डालूंगा। उसी वक्त उसके ऊपर कोई अटैक करता है। वो कहता है कौन है यहाँ पर, किसने अपने एरो के साथ मेरे पर अटैक किया है। ऐसी वो पीछे की तरफ मुड़ता है तो वहाँ पर फिर से ल्यूफी खड़ी होती है। ल्यूफी अपने एरो के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। ल्यूफी उसे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लास्ट टाइम तुमने मुझे नहाते हुए देखा था, यहाँ पर फिर से तुम मेरे सामने आ गए हो, इस बार तुम मुझसे नहीं बचोगे। और वो फिर से अपने एरो को लोड करती है और कहती है अब तुम यहीं पर मरने वाले हो। वो लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देती है। जबकि लिन फेंग सोच रहा होता है लास्ट टाइम तो मैं इससे डर कर भाग गया था, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन काफी लो थी और मुझे लगा कि मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जबकि मैं 8th लेवल तक प्रमोट हो चुका हूँ और मैंने कुछ नए स्किल्स भी सीखे हैं, तो मुझे डर कर भागने की जरूरत नहीं है। उसके एरो जो कि सामने की तरफ से आ रहे होते हैं। लिन फेंग भी जल्दी से सामने की तरफ बढ़ता है और कहता है हमारे अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है कि मुझे इनको डॉज करने की जरूरत पड़े, अब मैं डायरेक्टली तुम्हारे पर अटैक करने वाला हूँ। यूवी भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये तो सीधा मेरी तरफ ही आगे बढ़ रहा है। लिन फेंग यहाँ पर अपनी रोरिंग थंडर स्किल टेक्निक को यूज करते हुए उसके एरोस को अपने हाथ के साथ ही डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे कहता है क्या बस तुम इतना ही कर सकती हो। साथ ही वो अपने दूसरे हाथ में अपनी रोरिंग थंडर टेक्निक को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसे वो उसके करीब पहुंचने लगता है। वहाँ पर कोई तीसरा बंदा आ जाता है और वो लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है और वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लिन फेंग जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। तो लिन फेंग पीछे हटने के बाद कहता है अब यहाँ पर कौन है। तो वो लड़का उसे कहता है लड़के लगता है कि तुम जिंदा नहीं रहना चाहते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिस्टर ल्यूफी के ऊपर अटैक करने की। ल्यूफी भी कहती है कौन है जहाँ पर। तो वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम यूहा होता है। वो पेड़ के ऊपर बैठा होता है। वो लड़का एक इनर डिसाइपल होता है, जबकि उसका कल्टीवेशन लेवल सोल लेवल होता है। यूहा ल्यूफी से कहता है सिस्टर ल्यूफी क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए इस कीड़े को मार डालूं। क्योंकि लिन फेंग भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है ये लड़का तो एक इनर डिसाइपल है और ये अपनी सोल की लेयर पर है। ल्यूफी उससे कहती है यूहा ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें इस सब में इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। ल्यूफी लिन फेंग से कहती है तुम्हारा नाम लिन फेंग है, लास्ट टाइम तुमने अपना नाम बताया था, हम लोग अपने मसले को बाद में सुलझा लेंगे, फिलहाल के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। लिन फेंग उसकी बात सुनने के बाद उसे कहता है
तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे हरा नहीं सकती तो तुम यहाँ से भाग भी सकती हो। मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हें पता चल चुका है कि मैं तुमसे स्ट्रांग हो चुका हूँ। लियू फ्यू से कहती है लड़के ऐसी बात नहीं है, अगर यू हाओ तुम्हारे साथ फाइट करेगा तो ये तुम्हें बड़ी आसानी से मार सकता है क्योंकि वो अपनी सोल लेयर पर है, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यहाँ से भाग जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जगह पर वो तुम्हें मार डाले। लिन फेंग उसे कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ, लेकिन मेरी बात को याद रखना हमारा मसला यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, हम इस मसले को बाद में सुलझाएंगे। और फिर साथ ही लिन फेंग पीछे की तरफ मुड़ जाता है। जैसे लिन फेंग वहाँ से जाने लगता है यू हाओ चुटकी बजाता है और उसे कहता है लड़के तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ से जा सकते हो? ल्यूफी ने तुम्हें यहाँ से जाने का कहा है लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ से जाने का नहीं कहा। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लिन फेंग जो कि वहाँ से आराम से पीछे की तरफ जा रहा होता है, वो यहाँ पर अपने फ्लीटिंग शैडो मूव को यूज करके भागने वाला है और जाने से पहले वो एक बहुत ही जबरदस्त सा डायलॉग मारता है। यू हाओ से कहता है मेरा तुम्हारे साथ कोई भी झगड़ा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक कर रहे हो। मेरी एक बात को याद रखना, जिस दिन मेरी कल्टीवेशन तुम्हारे लेवल के बराबर पहुँच गई वो दिन तुम्हारा इस दुनिया पर आखिरी दिन होगा। और साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। लिन फेंग के वहाँ से गायब होने के बाद युन हाओ कहता है इस लड़के को लगता है कि ये लड़का भी सोल लेयर तक पहुँच सकता है। सोल लेयर तक पहुँचने के लिए बहुत ज्यादा कल्टीवेशन और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है कि हमारी ल्यूफी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये लड़का काफी ज्यादा स्किलफुल है। लास्ट टाइम इसने इसी स्किल को यूज करते हुए मेरे अटैक को ब्लॉक किया था, इस बार ये इस अटैक को यूज करते हुए यहाँ से भाग गया है। तो लिन फेंग वहाँ से गायब होने के बाद जंगल के दूसरे एरिया में आ जाता है और वहाँ से वापस चलता हुआ जा रहा होता है। लिन फेंग कहता है हालांकि मुझे अपनी स्पीड के ऊपर पूरा भरोसा है और मेरी स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है, लेकिन मैं यू हाओ का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि यू हाओ अपने सोल की लेवल पर है और सोल की लेवल मेरे लेवल से 3 लेवल अप है। अगर मुझे यहाँ पर इस तरह के किसी और मेंबर को हराना है तो मुझे सबसे पहले तो अपनी की लेयर के 9th लेवल तक पहुँचना होगा, उसी के बाद ही मैं अपनी सोल लेवल पर प्रमोट हो सकूंगा। तो लिन फेंग अभी यहीं पर जैसा कुछ सोचता है वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है कि उसी वक्त वहाँ पर उसके रास्ते में हान मैन और जिंग जुन आते हैं। वो उसे कहते हैं लिन फेंग तो फाइनली हम लोग यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं, तुम कहाँ पर जा रहे हो? लिन फेंग भी उनसे कहता है हाँ तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो? मैं तो वापस अपने डॉर्म रूम्स की तरफ जा रहा हूँ। ये सभी लोग एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। लिन फेंग उसे कहता है हान मैन तुम कहाँ पर जा रहे हो? हान मैन उसे कहता है हमारी टाइमिंग बहुत ज्यादा परफेक्ट है, हम यहाँ पर तुम्हें ढूंढने के लिए आए थे। लिन फेंग उसे कहता है अच्छा तो तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? मुझे याद है कि तुम लोगों ने कहा था कि तुम सभी लोग स्टॉर्मिंग गोज में जाना चाहते हो, वहाँ पर किसी के साथ स्पार मैच करके अपनी ट्रेनिंग को बढ़ाना चाहते हो, लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मेरे साथ तुम्हारा क्या काम है? हान मैन उसे कहता है असल में स्टॉर्मिंग गोज एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक एरिया है, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे फाइटर्स हैं। कुछ लोग तो वहाँ पर फाइट करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ पर अपने मजे के लिए आते हैं और वो बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, वो किसी की जान भी ले सकते हैं। तुम्हारे जैसा एक स्ट्रॉन्ग फाइटर वहाँ पर मेरे साथ होगा तो मुझे इससे काफी ज्यादा हिम्मत मिलेगी, इसलिए प्लीज मेरे साथ स्टॉर्मिंग गोज में चलो। जिंग जुन भी उसे कहती है हाँ अगर ब्रदर लिन फेंग तुम हमारे साथ चलोगे तो मुझे लगता है कि हम लोग वहाँ पर सेफ रहते हुए अपनी ट्रेनिंग को बढ़ा सकते हैं, कोई भी हमारे पर इस तरह अटैक नहीं करेगा। लिन फेंग उनसे कहता हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है अभी मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, चलो हम सभी लोग मिलकर स्टॉर्मिंग गोज की तरफ चलते हैं। हान मैन भी काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है दोस्त तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, चलो चलते हैं। फिर साथ ही वो अपने पास एक मास्क निकालता है और कहता है मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ, चलो जल्दी से इस मास्क को पहन लो। लिन फेंग उसे कहता है लेकिन इस मास्क की क्या जरूरत है, क्या इस मास्क को पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है? हान मैन उसे कहता है हाँ इस मास्क को पहनना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि कोई भी हमारी आइडेंटिटी को पहचान न सके, क्योंकि स्टॉर्मिंग गोज के अंदर हमने किसी को हरा दिया, वो हमसे बदला लेने के लिए बाद में सेक्टर के अंदर वापस आने के बाद भी हमारे पर अटैक कर सकता है, इसलिए हमें अपनी आइडेंटिटी को वहाँ पर छुपा कर रखना होगा। तो लिन फेंग जल्दी से अपने मास्क को लगा लेता है और सोच रहा होता है ये मास्क लगाना वाकई में बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं इस बात को कैसे भूल सकता हूँ। स्टॉर्मिंग गोज के अंदर जितने भी लोग आते हैं वो सभी लोग वहाँ पर दूसरों के साथ स्पार मैच करने के लिए आते हैं। इस कल्टीवेशन की दुनिया में सिर्फ स्ट्रॉन्ग को ही जिंदा रहने का हक है, और आप लोग जहाँ पर हार जाते हैं तो आपकी प्राइड को ठेस पहुँचती है और आप बदला भी ले सकते हैं। तो अपने मास्क लगा लेने के बाद वो सभी लोग स्टॉर्मिंग गोज की तरफ निकल पड़ते हैं। हान मैन कहता है ब्रदर लिन फेंग तुम्हारे जहाँ पर हमारे साथ होने की वजह से मुझे काफी ज्यादा हिम्मत मिल रही है। वो लोग स्टॉर्मिंग गोज एरिया में पहुँच जाते हैं। स्टॉर्मिंग गोज एरिया के बारे में बताया जाता है कि ये एक माउंटेन एरिया है, एक स्पेशल माउंटेन एरिया है जहाँ पर यूनहाई सेक्टर के सारे बच्चे आकर ट्रेनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी रूल्स इम्प्लीकेट नहीं होते, यहाँ पर बच्चे एक दूसरे के साथ स्पार मैचेस खेल सकते हैं, एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं, आपस में फाइट कर सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरे से फाइट करने से उनकी कल्टीवेशन तेजी से बढ़ती है और उनके स्किल्स भी बढ़ते हैं, इसीलिए यूनहाई सेक्टर वालों ने इन सारे बच्चों को यहाँ पर आपस में स्पार मैच करने की इजाजत दी है। हालांकि यहाँ पर स्पार मैच के दौरान कोई एक दूसरे की जान नहीं ले सकता, लेकिन यहाँ पर जख्मी होना बहुत ही आम सी बात है। लिन फेंग, हान मैन और जिंग जुन वो तीनों ही चलते हुए जैसे ही स्टॉर्मिंग गोज एरिया के अंदर एंटर होते हैं तो वहीं पर रास्ते में सबसे पहले एक लड़का आता है और उनके सामने लैंडिंग करते हुए खड़ा होता है और उनसे कहता है मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ स्पार मैच करना चाहता हूँ, तुम में से कौन मेरे साथ
साथ स्पार मैच करेगा। तो तुम्हें इसमें दिलचस्पी हो तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर एक मैच करना चाहूंगा। मैन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि स्टॉर्मिंग कोच एरिया में एंटर होते ही हमें यहाँ पर पहला कैंडिडेट मिल जाएगा। लिन फेंग हानमैन से कहता है तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, ये जितना दिखता है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हानमैन उसे कहता है ब्रदर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर ये सिर्फ एक स्पार मैच है तो फिर मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो साथ ही उन दोनों में स्पार मैच स्टार्ट हो जाता है। दूसरे लड़के ने भी मास्क लगाया होता है, वो जल्दी से आगे बढ़ता है और हानमैन को पंच मारता है कि हानमैन अपने बड़े बड़े हाथों को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है। उस लड़के की स्ट्रेंथ वाकई में काफी ज्यादा होती है। उस लड़के के एक ही पंच के साथ हानमैन जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। हानमैन हैरान होता है और कहता है मैं तो इसके एक पंच को भी ब्लॉक नहीं कर सका, ये लड़का तो वाकई में स्ट्रॉन्ग है। सामने वाला लड़का हानमैन को पंच मारने के बाद उसे कहता है तो इस वक्त तुम अपनी की लेयर के 8th लेवल पर हो। चलो मैं तुम्हें अपनी कल्टीवेशन के बारे में बता देता हूँ, मैं अपनी की लेयर के 9th लेवल पर हूँ, इसी वजह से हम दोनों में डिफरेंस काफी बड़ा है। अगर तुम यहाँ पर सीरियसली फाइट नहीं करोगे तो तुम इस फाइट को बहुत ही आसानी से हार जाओगे। हानमैन उसे कहता हाँ क्यों नहीं, मैं इस फाइट को सीरियसली लेता हूँ, और साथ ही वो अपनी शर्ट फाड़ देता है और अपनी बड़ी सी बॉडी निकालता है। कि सामने वाला लड़का उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने वाले हो, क्या तुम्हारे पास बीस्ट टाइप की पावर है? लेकिन हानमैन के पास जो स्पिरिट पावर होती है वो अर्थ टाइप की स्पिरिट पावर होती है, यानी कि वो अर्थ को कंट्रोल कर सकता है। सामने वाला लड़का उसे कहता है तुम्हारे पास तो अर्थ टाइप की स्पिरिट पावर है, ये भी इतनी ज्यादा बुरी नहीं है। हानमैन उसे कहता है अब मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करने वाला हूँ। सामने वाला लड़का उसे कहता है तो फिर मुझे भी यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को यूज करना पड़ेगा। अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हुए हानमैन को पंच मारता है। हानमैन सामने से अपने पंच के साथ उसके पंच को ब्लॉक करता है और वो दोनों ही पीछे की तरफ हट जाते हैं। हानमैन हालांकि यहाँ पर डिसएडवांटेज पर है, फिर भी वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होता है क्योंकि वो यहाँ पर एक 9th की लेयर के बंदे के साथ फाइट कर रहा है। सामने वाला लड़का उसे कहता है मुझे पता है कि तुमने मेरे पंच के साथ काफी सारी इंटरनल इंजरीज को बर्दाश्त किया है, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने टफ बनने की कोशिश कर रहे हो, तो वाकई में एक मर्द कहलाने के लायक हो। तो हानमैन फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, मेरे पास अभी बहुत सारी स्ट्रेंथ है। और वो फिर से अपनी स्ट्रेंथ को गैदर करता है और अपने हाथों को सामने की तरफ करते हुए शायद ये कामेहामे मूव को यूज करने वाला है। तो इसके स्पेशल मूव का नाम माउंटेन शेकिंग लाइन रोर होता है। सामने वाला लड़का भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जंप करते हुए उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है चलो देखते हैं कि तुम्हारा ये फाइनल मूव मेरे सामने टिक पाता है या नहीं। वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है तो हानमैन पीछे की तरफ हट जाता है कि हानमैन को ये बात पता चल जाती है कि वो यहाँ पर इस लड़के का मुकाबला नहीं कर सकता और फाइनली वो इससे हारने वाला है। तो उस लड़के से कहता है मैंने यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज कर लिया और सिर्फ तुम्हें यहाँ पर रोक ही पाया हूँ, चलो ठीक है मैं यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी अब काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी है। सामने वाला लड़का उसे कहता है तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो, यहाँ तक कि तुमने मुझे भी जख्मी कर दिया। लगता है कि मुझे भी काफी सारी ट्रेनिंग की जरूरत है, अगर मैं एक 8th लेवल के बंदे से जख्मी हो सकता हूँ इसका मतलब यह है कि मैं भी काफी ज्यादा कमजोर हूँ। हानमैन से कहता है अगली बार जब हम दोनों में स्पार मैच होगा तो अगली बार मैं इतना ज्यादा इजी नहीं आऊंगा, मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ से अटैक करूंगा। और फिर साथ ही वो लड़का वहाँ से चला जाता है और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 7 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, डार्क स्पिरिट के एपिसोड 08 के साथ हाजिर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हानमैन एक लड़के के साथ स्पार मैच करता है और उस स्पार मैच में वो अपनी हार मान लेता है। वो लड़का भी उसे कहता है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ये भी यहाँ पर अपनी काफी सारी कमियों के बारे में पता चला है। फिर वो उसे वार्निंग देते हुए चला जाता है और कहता है अगली बार जब हम दोनों में स्पार मैच होगा अगली बार मैं अपनी फुल पावर को रिलीज करूंगा। उस लड़के के वहाँ से चले जाने के बाद हानमैन लिन फेंग से कहता है अगर मैं सच कहूँ तो यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं और मेरी हालत अंदर से काफी ज्यादा खराब है। लिन फेंग कहता है अगर वहाँ पर मैंने अपने हाथों को सामने नहीं किया होता जब उसने मुझे पहला पंच मारा था तो उसी वक्त उसने मेरा सर उड़ा देना था, मेरे अनइंटेंशनल एक्शंस ने मेरी जान बचा ली। लिन फेंग उसे कहता है तो ब्रदर हानमैन तुम्हारे वुंड्स कैसे हैं, क्या तुम्हारे जख्म ठीक है या नहीं? हानमैन वहीं पर बैठ जाता है मेडिएट करने के लिए, की बॉडी से काफी सारी एनर्जी निकल रही होती है। लेकिन लिन फेंग उसकी तरफ देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो वहाँ पर बैठकर मेडिएट कर रहा होता है। लिन फेंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो अपनी अलाइनमेंट स्टेज पर पहुंच चुका है। जिंग जुन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसने पहले कभी किसी को अलाइनमेंट मूड में नहीं देखा होता। वो उसे कहती है ये यहाँ पर कर क्या रहा है? लिन फेंग उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हानमैन इस वक्त वहाँ पर बैठकर अपने आप को सेल्फ हील कर रहा है, वो वहाँ पर मेडिटेट कर रहा है। मेडिटेशन करने के बाद जब उसकी ये कंप्लीट हो जाएगी उसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहीं पर हमें मेडिटेशन के बारे में बताया जाता है जब एक कल्टीवेटर एनलाइटमेंट की स्टेज पर पहुंचता है तो ये वाला स्टेप बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है क्योंकि अगर आप एक बार लाइनमेंट स्टेज में चले जाते हैं और उसके बाद जब आपकी लाइनमेंट स्टेज ओवर होती है तो आपके पास जितनी कल्टीवेशन होती
है उसकी क्वालिटी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ती है। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि जब तक आप अलाइनमेंट स्टेज में होते हैं तब तक कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि अगर आप इस दौरान डिस्टर्ब हो गए, अपने अपनी अलाइनमेंट स्टेज को दरमियान में ही छोड़ दिया तो आप मर भी सकते हैं। लिन फेंग वहाँ पर बैठे बैठे हानमैन की तरफ देखकर सोच रहा होता है। बहुत सारे कल्टिवेटर्स ऐसे हैं जो कि इस दिन का सपना देखते हैं कि वो कभी अलाइनमेंट स्टेज में जा सकें। इन हानमैन यहाँ पर सिर्फ एक ही फाइट के बाद अपनी अलाइनमेंट स्टेज में चला गया है। ये तो बहुत ज्यादा लकी है। मैं तो सोचा भी नहीं था कि ये मुझसे पहले अलाइनमेंट स्टेज में चला जाएगा। लिन फेंग कहता है यहाँ पर स्टॉर्मी कोर्ट एरिया में आने का मकसद हानमैन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने का नहीं था। मैं यहाँ पर वापस इसलिए आया हूँ ताकि मैं भी यहाँ पर किसी के साथ फाइट करके कुछ नए स्किल्स को सीख सकूं। उसी वक्त लिन फेंग को कुछ महसूस होता है जैसे कि यहाँ पर कोई है और जहाँ पर कोई अटैक करने वाला है। वो जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कौन है यहाँ पर। जैसे दूसरी तरफ देखता है उसी वक्त पीछे से एक फायरबॉल उड़ता हुआ आता है और वो सीधा हानमैन की पीठ पर लगता है। हानमैन की अलाइनमेंट की स्टेज वहीं पर डिस्टर्ब हो जाती है। उसके मुंह से ब्लड निकलता है और वो जख्मी होकर गिर जाता है। फेंग जल्दी से आगे बढ़ता है और हानमैन को सहारा देते हुए कहता है कौन है यहाँ पर, किस कमीने ने ये सब कुछ किया है। तो भी हो तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, तुमने इसके ऊपर बैक से अटैक किया। यहाँ पर पीछे एक लड़का खड़ा होता है जिसके पास फायर स्पिरिट होती है। वो उनसे कहता है क्योंकि तुम मेरी नजरों में बहुत ज्यादा चुभ रहे थे इसलिए मैंने तुम्हारे पर अटैक कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत किया है? अगर गलत किया है तो आप मुझसे बदला लो। हम लोग इस वक्त स्टॉर्मी कोर्ट एरिया में है जहाँ पर कोई भी कहीं पर से भी किसी पर भी अटैक कर सकता है। लिन फेंग उसे कहता है हाँ ये बात ठीक है कि यहाँ पर कोई किसी पर किसी जगह से भी अटैक कर सकता है कि तुमने यहाँ पर बहुत ज्यादा गलत किया है, तुम्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। हानमैन लिन फेंग से कहता है मुझे इस लड़के के साथ फाइट करने दो। लिन फेंग उसे कहता है लेकिन तुम इससे फाइट कैसे कर सकते हो, तुम इस वक्त बहुत ज्यादा जख्मी हो। तो वो लड़का भी आगे से हानमैन से कहता है अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो तो क्यों ना हम लोग लाइफ एंड डेथ अरीना में जाकर फाइट करें। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर फाइट करने से कोई मजा आएगा। हानमैन उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है चलो ठीक है, अगर तुम लाइफ एंड डेथ अरीना में फाइट करना चाहते हो हम लोग लाइफ एंड डेथ अरीना में फाइट करेंगे। लिन फेंग उसे कहता है क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि तुम लाइफ एंड डेथ अरीना में इस लड़के से फाइट करना चाहते हो? हानमैन उसे कहता है ब्रदर मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा फिक्र है, लेकिन मुझे इस मसले को खुद ही निपटाना पड़ेगा क्योंकि इसने मेरे पर अटैक किया है। लेकिन अगर मैं इससे फाइट करते हुए मर जाता हूँ तो प्लीज इस लड़के से मेरा बदला जरूर लेना। नेक्स्ट सीन हमें लाइफ एंड डेथ अरीना का दिखाया जाता है। तो लाइफ एंड डेथ अरीना बस स्टॉर्मी कोर्ट एरिया के सेंटर में एक बहुत बड़ा एरिना सेंटर है जहाँ पर सभी लोग एरिना में मैच देखने के लिए आते हैं। स्पेशल एरिना यहाँ पर लाइफ एंड डेथ मैचेस खेले जाते हैं। यानी कि अगर आप एक बार इस एरिना में एंटर हो गए तो वहाँ से एक के मरने के बाद ही आप उतर सकते हैं। वहाँ पर जितने लोग पहले से मौजूद होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं लगता है कि यहाँ पर फिर से कोई लाइफ एंड डेथ चैलेंज खेलने वाला है, चलो देखने में मजा आएगा किस पर कौन जीतेगा। वो लड़का पहले से एरिना में चला जाता है और वो हानमैन से कहता है एक बार तुम इस एरिना में आ गए तो उसके बाद हम दोनों में से एक के मरने के बाद ही हम लोग यहाँ से नीचे उतर सकते हैं, तो इसलिए सोच समझ कर ऊपर आना। लिन फेंग हानमैन से कहता है तुम्हें इससे फाइट करने में बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। हानमैन उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस कमीने को अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर हानमैन भी एरिना में चला जाता है। दोनों ही अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। तो इस लड़के का नाम जियांग हुआ होता है। वो हानमैन से कहता है तो मरने से पहले इस नाम को याद रखना, यहाँ पर तुम्हें जिस लड़के ने मारा है उसका नाम जियांग हुआ है। जबकि हानमैन उसे कहता है तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मारने वाले हो, इनमें सपने देखना छोड़ दो। और जियांग हुआ जल्दी से अपनी फायर पावर के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। कि हमारा हानमैन इस बात से हैरान होता है कि आखिर इस लड़के को मेरे नाम के बारे में कैसे पता चला, लगता है कि ये यहाँ पर स्पेशली मुझे टारगेट कर रहा है। जियांग हुआ हानमैन के ऊपर पंच मारता है लेकिन हानमैन जल्दी से जंप करते हुए साइड पर हट जाता है और उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। फिर साथ ही वो अपनी अर्थ स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए अपने हाथ में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसे कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने माउंटेन स्प्लिटिंग फिस्ट का कमाल। जबकि जियांग हुआ भी सामने से अपने हाथ को यूज करते हुए उसके पंच को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है क्योंकि हानमैन पहले से काफी ज्यादा जख्मी है, इसी वजह से उसके पंचेस में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। जियांग हुआ कहता है ये लड़का तो अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि ये इतना जख्मी है। उसी वक्त जियांग हुआ ग्राउंड के ऊपर से कुछ मिट्टी को उठाता है। वो मिट्टी उठाकर उसकी आंखों में डाल देता है ताकि वो देख ना सके। हानमैन चिल्लाकर उसे कहता है कमीने कहीं के, ये कौन सी फाइटिंग स्टाइल है, तुमने यहाँ पर चीटिंग की है। हानमैन को क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा होता, उसी वक्त जियांग हुआ जल्दी से घूमता हुआ उसके पीछे वाली साइड पर चला जाता है और अपने पंच में अपनी फायर स्पिरिट को रिलीज करते हुए उसकी कमर पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे हानमैन सामने की तरफ गिर जाता है और खांसना शुरू कर देता है। जियांग हुआ उसे कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारी बस हो गई? कि हमारा लिन फेंग और जिंगजुन दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। हानमैन के नीचे गिरने के बाद जियांग हुआ अपने दोनों हाथों पर अपनी फायर स्पिरिट को रिलीज करते हुए उससे कहता है चलो देखते हैं कि अब तुम इस अटैक से कैसे बचते हो, और अपने दोनों हाथों के साथ उसकी कमर के ऊपर जबरदस्त पंचेस मारना शुरू करता है। हंसते हुए उससे कहता है तो तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर मैं अपने फायर बॉल से अटैक कर रहा हूँ। लिन फेंग जल्दी से आगे बढ़ता और कहता है ये क्या बकवास है, यहाँ पर उस लड़के ने चीटिंग की है, इस फाइट को जल्दी से रोको। कि उसी वक्त एक लड़का उसके सामने आकर खड़ा
हो जाता है और उसे कहता है नहीं, तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, ये लाइफ एंड डेथ एरिना है, यहाँ पर इन दोनों में से एक के मरने के बाद ही मैच एंड हो सकता है, यहाँ पर कोई भी किसी की हेल्प नहीं कर सकता। लिन फेंग उसे कहता है तुम कौन हो और तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो। जिंग जून लिन फेंग से कहती है इसका नाम जिंग हाओ है, ये जिंग फेंग का बड़ा भाई है। लिन फेंग भी उसका नाम सुनने के बाद काफी हैरान होता है क्योंकि जिन फेंग वही लड़का है जिसको लिन फेंग ने मार दिया था। जिंग हाओ एरिना की सीढ़ियों पर खड़ा होता है, लिन फेंग से कहता है उस लड़के की मदद करने की तो सोचना भी मत, अगर तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। लिन फेंग उसे कहता है तो तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे मारने के लायक हो, चलो देखते हैं कि तुम मुझे यहाँ पर रोक भी पाते हो या नहीं। और वो अपनी शैडो फ्लीटिंग टेक्निक को यूज करते हुए उसके सामने से गायब हो जाता है। क्योंकि दूसरी तरफ जियांग हुआ जैसे ही अपने पंच को यूज करते हुए हान मैन के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारने लगता है, उसी वक्त हमारा लिन फेंग वहाँ पर एरिना में पहुंच जाता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है। जियांग हुआ भी इस बात से बहुत हैरान हो जाता है और साथ ही वो उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर एरिना में फाइट को स्टॉप करवाने की, तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो, चलो जल्दी से यहाँ से बाहर जाओ। और फिर साथ ही वो यहाँ पर लिन फेंग को ये भी बता देता है ब्रदर जिंग हाओ ने मुझे ऑर्डर्स दिए हैं इस लड़के को मारने के, हान मैन मेरे हाथों से मरेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर मुझे रोकने की। लिन फेंग कहता है तो इसका मतलब जिंग हाओ ने इस लड़के को यहाँ पर भेजा है हान मैन को मारने के लिए, तो लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मुझे तो इस लड़के को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। जियांग हुआ को पीछे की तरफ धक्का दे देता है। साथ ही वो जिंग हाओ से कहता है जिंग हाओ मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहते हो, लेकिन अगर तुम वाकई में अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझे मारना चाहिए ना कि हान मैन को, क्योंकि हान मैन और इसके साथियों ने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया था, मेरे छोटे भाई को मैंने मारा था, इसलिए मेरे दोस्तों को छोड़ो और मुझसे आकर बदला लो। जिंग हाओ कहता है तभी तो मैं भी इस बारे में सोच रहा था कि ये बात बहुत ज्यादा हैरान करने वाली है, हान मैन मेरे भाई को कैसे हरा सकता है जबकि मेरा भाई 8th की लेयर पर था। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि तुमने यहाँ पर खुद मेरे सामने आकर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि तुमने मेरे भाई को मारा है। साथ ही वो जियांग हुआ से कहता है जियांग हुआ चलो जल्दी से नीचे उतर जाओ, अब यहाँ पर मैं इस लड़के से फाइट करने वाला हूँ। जियांग हुआ उससे कहता है चलो ठीक है। लिन फेंग हान मैन को उठाता है और उसे एरिना से बाहर लेकर जाने वाला होता है। हान मैन लिन फेंग से कहता है क्या तुम वाकई में ये सब कुछ करने वाली हो। लिन फेंग उसे कहता है तुम्हें इस सब के बारे में सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले बाहर जाओ और जाकर मेडिटेट करो ताकि तुम अपने आप को सेल्फ हील कर सको, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। वो दोनों एरिना से नीचे की तरफ उतर रहे होते हैं जबकि उसी वक्त जियांग हुआ अपनी फायर स्पिरिट को रिलीज करता है और कहता है सॉरी ब्रदर जिंग हुआ, मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है, अब इस लड़के को मैं खुद ही सजा दूंगा क्योंकि हम दोनों यहाँ पर लाइफ एंड डेथ एरिना में फाइट कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारी बात मानकर इस मैच को यहाँ पर एंड करना चाहिए। और वो पीछे वाली साइड से अपनी फायर स्पिरिट के साथ उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो एक फायर बॉल को रिलीज करता है, सीधा लिन फेंग और हान मैन की तरफ जा रहा होता है। उसी वक्त लिन फेंग पीछे की तरफ घूमता है और उसे फायर बॉल आता हुआ दिखाई देता है। वो जियांग हुआ से कहता है लगता है कि तुम यहाँ पर वाकई में मरना चाहते हो, पहले तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला था लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। साथ ही वो फिर से अपनी फ्लीटिंग शैडो टेक्निक को यूज करते हुए फायर बॉल के सामने से गायब हो जाता है। हान मैन को दूसरी तरफ छोड़ने के बाद वो बड़ी स्पीड से वहाँ पर एरिना के सेंटर में आता है, अपनी रोरिंग थंडर टेक्निक को यूज करते हुए जियांग हुआ के ऊपर अटैक करता है। जियांग हुआ वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। वो अपने आसपास देखता है और कहता है कौन है यहाँ पर, किसने रोरिंग थंडर टेक्निक को यूज किया है। उसी वक्त हमारा लिन फेंग उसके पीछे खड़ा होता है। लिन फेंग उसे कहता है तुम्हारा नाम जियांग हुआ है, ऐसी बात है ना। जियांग हुआ उसे कहता है हाँ मेरा नाम जियांग हुआ है। लिन फेंग उसे कहता है कि तुम्हारा नाम जियांग हुआ है और तुम जिंग फैमिली के सिर्फ एक कुत्ते हो, फिर भी तुम यहाँ पर इतने ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि हान मैन को मारने के बाद तुम जिंग फैमिली का हिस्सा बन जाओगे। जिंग हाओ तो यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाला है लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर मारूंगा। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 8 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डार्क स्पिरिट के एपिसोड 9 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जियांग हुआ हान मैन को लाइफ एंड डेथ एरिना में फाइट करने का चैलेंज करता है, लेकिन हान मैन क्योंकि पहले से जख्मी होता है और उन लोगों का ये प्लान होता है कि हान मैन को मारना है, क्योंकि ये सारे का सारा प्लान जिंग हाओ का होता है जिसके छोटे भाई को लिन फेंग ने मार डाला था। तो लिन फेंग फाइट के दरमियान में इंटर होता है और जाकर अपने दोस्त हान मैन को उनसे बचा लेता है, लेकिन उनको बचाकर जैसे वहाँ से जा रहा होता है जियांग हुआ उसके ऊपर पीछे से अटैक करता है। तो लिन फेंग बड़ी स्पीड के साथ अपने शैडो फ्लीटिंग टेक्निक को यूज करते हुए हान मैन को दूर छोड़ाता है और फिर से एरिना में चला जाता है और अपने रोरिंग थंडर स्किल को यूज करते हुए जियान हुआ के ऊपर अटैक करता है। जियान हुआ भी इस बात से बहुत सा हैरान हो जाता है कि अब यहाँ पर कौन है जो उसके ऊपर रोरिंग थंडर टेक्निक के साथ अटैक कर रहा है। जब वो पीछे देखता है तो उसके पीछे लिन फेंग खड़ा होता है। लिन फेंग उससे कहता है तुम्हारा नाम जियांग हुआ है और तुम जिंग हाओ के सिर्फ एक लैप डॉग हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम इतनी एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मारना चाहूँ तो तुम्हारा जिंग हू तुम्हें बचा
पाएगा। जियांग हुआ भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी फायर पावर को रिलीज करते हुए सामने की तरफ बहुत सारे फायर बॉल्स को रिलीज करता है। इस स्पेशल टेक्निक का नाम इन्फिनिट फायरबॉल टेक्निक होता है। वो सामने की तरफ बहुत सारे फायर बॉल्स को रिलीज करता है। वहाँ पर बहुत ज्यादा धमाके होते हैं, जबकि हमारा लिन फेंग वहीं पर उन सारे फायर बॉल्स के सेंटर में खड़ा होता है। जब वहाँ से धुआं हटता है तो हमारा लिन फेंग वहाँ पर हंसता हंसता खड़ा होता है। उससे कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। जियांग हुआ बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि ये वाला अटैक उसका फाइनल अटैक था और देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं लिन फेंग ये तो सिर्फ एक कचरा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। जियांग हुआ ने अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज कर दिया और इसके ऊपर मल्टीपल फायर बॉल्स के साथ अटैक किया, लेकिन फिर भी ये लड़का सही सलामत वहाँ पर खड़ा है। जियांग हुआ इसको नहीं हरा पाया। तो लिन फेंग उस धुएं में से निकलने के बाद जियांग हुआ से कहता है तो ठीक है, अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, अब तुम्हें मरना होगा। वो आगे बढ़ने लगता है। उसी वक्त जिंग हुआ उसके सेंटर में आ जाता है और उसे कहता है तुम्हें इस बारे में नहीं बोलना चाहिए कि मैं भी यहाँ पर हूँ, पर जियांग हुआ मेरा आदमी है, ये मेरे लिए काम कर रहा है। फेंग उसे कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, ये मत कहना कि तुम यहाँ पर इस बेकार और कचरे को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तुम्हें लगता है कि इसको बचा लोगे। जिंग हाओ उसे कहता है क्या तुमने मेरी बात को सुना नहीं, मैंने कहा कि ये मेरा आदमी है और अगर तुम्हें मेरे किसी आदमी को मारना है तो सबसे पहले तुम्हें मुझे पार करना होगा। साथ ही वो भी अपनी फायर पावर को रिलीज करता है और कहता है तुम्हें पहले मेरी परमिशन की जरूरत पड़ेगी। लिन फेंग जल्दी से अपनी रोलिंग थंडर टेक्निक को रिलीज करता है और उससे कहता है मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। रही बात जियांग हुआ की, तो ये तो आज मरने वाला है, इसको मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। साथ ही वो दोनों अपनी पावर्स को वहाँ पर टकराते हैं। एक तरफ से हमारा लिन फेंग अपनी थंडर रोलिंग टेक्निक को सामने की तरफ रिलीज करते हुए स्ट्राइक लगाता है, जबकि दूसरी तरफ से जिंग हुआ अपनी फायर टेक्निक को रिलीज करता है। हालांकि हमारे लिन फेंग का लेवल उससे एक लेवल कम है, लेकिन फिर भी इन दोनों की स्ट्रेंथ एक जितनी होती है। ऊपर से लिन फेंग जिस स्पेशल रोलिंग थंडर टेक्निक को यूज कर रहा है ये जिंग फैमिली की टेक्निक है। जिंग हुआ कहता है ये हमारी रोलिंग थंडर टेक्निक को मुझसे भी बेहतर तौर पर यूज कर रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये टेक्निक तो सिर्फ हमारी जिंग फैमिली की टेक्निक है। इस बात से वो काफी गुस्सा होता है और वो लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कमीने कहेंगे तुमने मेरे भाई को मारकर उससे उसकी स्पेशल टेक्निक को भी चोरी कर लिया, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम हमारी फैमिली की रोलिंग थंडर टेक्निक को यूज कर सको। क्योंकि लिन फेंग फिर से अपनी उसी रोलिंग थंडर टेक्निक के साथ उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे पीछे की तरफ झटक देता है और साथ ही उसे कहता है अगर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो मैं यहाँ पर कुछ भी टेक्निक को यूज कर सकता हूँ, चाहे वो किसी की भी फैमिली टेक्निक क्यों ना हो। और वो फिर से अपनी रोलिंग थंडर टेक्निक के साथ ही जिंग हुआ के ऊपर अटैक करता है, तो जिंग हुआ जल्दी से पीछे की तरफ हट जाता है। पीछे हटने के बाद वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि ये हमारी फैमिली की थंडर रोलिंग टेक्निक को बहुत ही अच्छे से यूज कर रहा है। हालांकि ये वाली टेक्निक थंडर नेचर की है और ये थंडर नेचर को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब ये लड़का एक जीनियस है। देखने वाले भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुम लोगों ने देखा कि ये कचरा बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, इसकी टेक्निक्स पहले से काफी ज्यादा बेहतर है और ऊपर से एक 9th लेवल के लड़के से फाइट कर रहा है। अब तो ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन इस फाइट को जीतेगा। लिन फेंग ने जब जिंग हुआ के ऊपर अटैक किया था तो जिंग हुआ पीछे की तरफ हट गया था कि उसी वक्त जियांग हुआ लिन फेंग की साइड पर खड़ा होता है। तो लिन फेंग अपनी रोलिंग थंडर टेक्निक को रिलीज करते हुए अपने हाथ को जियांग हुआ की तरफ करता है और उससे कहता है जिंग हुआ अब बस बहुत हुआ, गेम ओवर। क्योंकि जिंग हुआ चिल्लाकर उसे कहता है अगर तुमने इसको मारा तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करके मारने वाला हूँ, इसलिए इसको मत मारना। लिन फेंग उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है, तुम्हारे भाई ने भी मरने से पहले मुझसे यही कहा था कि वो मुझे टॉर्चर करके मारेगा। जबकि जियांग हुआ चिल्लाकर उसे कहता है जिंग हुआ प्लीज मुझे बचाओ। साथ ही हमारा लिन फेंग अपनी रोलिंग थंडर टेक्निक को रिलीज कर देता है और जियांग हुआ के ऊपर अटैक करता है और लिन फेंग के सिर्फ एक ही अटैक के साथ ही वो जियांग हुआ को मार देता है। जबकि जिंग हुआ इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कमीने कहेंगे इतने सारे लोगों के सामने तुमने मेरी बात को नहीं माना और फिर भी तुमने जियांग हुआ को मार डाला, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। लिन फेंग उसे कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जियांग हुआ को ही सजा नहीं मिलने वाली बल्कि यहाँ पर सजा तो तुम दोनों को मिलेगी, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे दोस्त हान मैन के ऊपर अटैक किया है और अब अगली बारी तुम्हारी है, तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो। तो जियांग हुआ जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अपनी की लेयर के 9th लेवल पर हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, आउटर डिसाइपल्स के 10 मेन डिसाइपल्स में से मैं 6वें नंबर पर हूँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। लिन फेंग भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है तुम और तुम्हारा भाई तुम दोनों ही बहुत बड़े कमीने हो, इससे पहले तुम दोनों ही इसी तरह की एटीट्यूड की बातें कर रहे हो। तो जिंग हुआ अपनी रोलिंग थंडर टेक्निक को यूज करते हुए वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी की बनी हुई स्वर्ड्स निकालता है। इसकी फैमिली की स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम 10,000 स्वर्ड्स है और वो सारी की सारी स्वर्ड्स के साथ लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है अब देखते हैं कि तुम इतनी सारी स्वर्ड्स से कैसे खुद को बचा पाते हो। लिन फेंग उसे कहता है तुम्हारी ये तलवारें तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन क्या ये इतनी तेज है कि ये मेरी स्पीड को मैच कर सकती हैं? और लिन फेंग वहीं पर खड़े खड़े अपनी शैडो फ्लीटिंग मूव को यूज करते हुए उन सारी तलवारों को अवॉइड करना स्टार्ट करता है। वो सारी तलवारों को अवॉइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाता है और जियांग हुआ के करीब पहुंच जाता है। लिन फेंग जियांग हुआ के करीब पहुंचने के बाद उसके मुंह के ऊपर हाथ रखता है और उसे ग्राउंड के ऊपर जोर से
पटक देता है और ग्राउंड के ऊपर पटकने के साथ ही जियांग हुआ के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। लिन फेंग उसे कहता है, तुम अपने आप को एक जीनियस कहते हो, तुम तो मेरे एक सिंगल ब्लो को भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्या वाकई में आउटर डिसाइपल्स के नंबर 6 की यही पावर है? जियांग हुआ फिर से उठकर बैठ जाता है और उसे कहता है, तुम यहाँ पर अपने पर प्राउड क्यों फील कर रहे हो? तुमने अभी अभी मेरे ऊपर अटैक किया, मुझे सिर्फ टिकल हुआ, तो मुझे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसलिए तुम्हें अपने ऊपर ज्यादा प्राउड फील करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सिर्फ तुम्हारी स्पीड है। तुम्हारी स्पीड किस काम की है? क्या तुम यहाँ पर से सिर्फ भागने के लिए अपनी स्पीड को यूज करते हो? तुम्हारे जैसे कचरे ने किसी न किसी स्पेशल ट्रिक को यूज किया होगा, तुमने किसी चाल को चला होगा, इसलिए तुमने मेरे भाई को मार डाला। लिन फेंग कहता है, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, तुम तो अपने भाई से भी बहुत ज्यादा बुरे हो। मरने से पहले वो कम से कम माफी की भीख तो मांग रहा था। मैंने तो अभी तक अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज भी नहीं किया। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी फुल स्ट्रेंथ। साथ ही लिन फेंग रोरिंग थंडर स्किल की सबसे हाईएस्ट स्किल को यूज करता है, जिसका नाम हीवन थंडर स्वर्ड स्किल होता है। जियांग हुआ भी स्किल को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि ये वाला स्किल कितना ज्यादा पावरफुल है। और लिन फेंग अपनी स्पेशल स्किल को रिलीज करने के बाद जियांग हुआ के ऊपर अटैक कर देता है। जियांग हुआ और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है और चिल्लाता हुआ पीछे की तरफ गिर जाता है। लिन फेंग कहता है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, मुझे तो लगा था कि शायद मैं स्किल के साथ तुम्हें मार पाऊंगा। जियांग हुआ उसे कहता है, तुम यहाँ पर सिर्फ चोरी किए हुए स्किल्स को ही यूज कर सकते हो, क्योंकि तुमने अभी तक अपने किसी भी स्किल को यूज नहीं किया, क्योंकि तुम एक कचरे हो। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी फैमिली के चोरी किए हुए स्किल्स के साथ मुझे यहाँ पर हरा सकते हो। वो साथ ही फिर से अपने रोरिंग थंडर टेक्निक को रिलीज करते हुए एनर्जी की बनी हुई बहुत सारी तलवारें निकाल लेता है। लिन फेंग उसे कहता है, मुझे उस बंदे से बहुत ज्यादा नफरत है जो मुझे कचरा कहता है, मुझे इस लव से भी बहुत ज्यादा नफरत हो गई है। जियांग हुआ उसे कहता है, अब मुझे पता चल गया है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि तुम अकेले मेरे भाई को मार सको। मुझे लगता है कि तुम सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पर मेरे छोटे भाई को मारा था और हान मैन भी तुम्हारे साथ है। मैं पहले यहाँ पर तुम्हें मारूंगा और तुम्हें मारने के बाद मैं हान मैन को भी मार डालूंगा, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ मिलकर मेरे छोटे भाई की जान ली है। साथ ही वो उसे कहता है, तुमने कहा कि तुम्हें इस लव से नफरत है कि जब तुम्हें कोई कचरा कहे तो ठीक है मैं तुम्हें बार बार कहूंगा, और वो बार बार उसे कचरा कहना शुरू करता है। लिन फेंग कहता है, ये तो बहुत ही बुरी बात है, मैं तुमसे कहा भी कि मुझे ये लफ्ज बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर ये लफ्ज बार बार कह रहे हो, तो लगता है अब तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। और ऊपर से तुमने मेरे दोस्त का नाम ले दिया कि तुम हान मैन के ऊपर अटैक करने वाले हो। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो मेरे दोस्त को नुकसान पहुंचा सके। और वो बड़ी स्पीड के साथ अपनी तलवार को निकालता है और सामने की तरफ आगे गुजर जाता है। और इसी अटैक के साथ ही हमारा लिन फेंग जियांग हुआ के गर्दन काट देता है और उसका सर उड़ता हुआ वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर गिरता है। देखने वाले जो पहले शोर मचा रहे थे वो वहीं पर चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। फेंग ने यहाँ पर एक 9th की लेयर के लड़के को मार दिया है, जबकि लिन फेंग का लेवल उससे लो है। जियांग हुआ को मारने के बाद लिन फेंग वहीं पर खड़े होकर उससे कहता है, जाओ और जाकर हेल में अपने किए पर पछतावा करो। तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है वो बहुत ज्यादा बुरा था, हमारे साथ यहाँ पर यही कुछ होने वाला था। तो देखने वाले बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, अभी अभी इस लड़के ने यहाँ पर जो स्पेशल मूव को यूज किया वो बहुत ज्यादा फास्ट था, हम लोग तो इसकी तलवार को मूव करते हुए देख भी नहीं पाए। वाकई में इसने यहाँ पर तलवार को यूज करते हुए जिंगहाओ की गर्दन काटी है। लेकिन ये लड़का जिसने मास्क लगाया हुआ है ये तो सिर्फ एक 8th की लेयर पर है, यानी कि ये एक लेवल 8 का वॉरियर है, फिर ये 9th लेवल के वॉरियर को कैसे हरा सकता है। चलो ये तो अच्छी बात है कि हमें ये बात पता चल गई कि हान मैन के साथ पंगा नहीं लेना, क्योंकि हान मैन के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर है। और यहीं पर मास्टर बीलाओ को भी दिखाते हैं। ये वही मास्टर है जो कि स्टार पवेलियन के बाहर खड़े थे, जिन्होंने लिन फेंग को अपनी तलवार दी थी। मास्टर बीलाओ वहाँ पर भीड़ में खड़े ये सब कुछ देख रहे होते हैं और काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। मास्टर बीलाओ कहते हैं, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये लड़का इतनी तेजी के साथ ग्रो करेगा। इसने स्टार पवेलियन के अंदर से जो मार्शल आर्ट्स के स्किल लिए थे इसने उनको मास्टर भी कर लिया, ये तो काफी ज्यादा तेज है। तो लिन फेंग को वहाँ पर अपने दोस्त हान मैन की फिक्र होती है। वो अपनी शैडो फ्लीटिंग स्किल को यूज करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है और किसी को भी दिखाई नहीं देता। वो देखने वाले और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तो वो मास्क वाला लड़का तो यहाँ से गायब हो गया। मास्टर बीला उसको जाते हुए देखकर कहते हैं, हालांकि इस लड़के ने जो दोनों स्किल्स लिए थे उन दोनों स्किल्स को भी हाई लेवल तक पहुंचना बाकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शैडो फ्लीटिंग स्किल को यूज कर रहा है और साथ ही इसने यहाँ पर ड्रॉसवर्ड मेथड को भी यूज किया है। इसका मतलब यह है कि ये इन दोनों स्किल्स को सीखने में काफी हद तक कामयाब रहा है। लगता है कि मेरी नजर ने धोखा नहीं दिया, मैंने जिस लड़के को अपनी तलवार दी है वो वाकई में एक जीनियस है। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 9 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। डार्क स्पिरिट की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था लिन फेंग वहाँ पर अपने दोस्त हान मैन का बदला ले लेता है। वो उन दोनों को मार देता है, जियांग हुआ और जिंग हुआ। उन दोनों को वहाँ पर मारने के बाद वहाँ से जल्दी से अपनी शैडो फ्लीटिंग मूव को यूज करते हुए गायब हो जाता है, क्योंकि लिन फेंग वहाँ से जल्दी से अपने दोस्त हान मैन के पास आना चाहता है। इस एपिसोड की शुरुआत में जुनहाई सेक्टर के आउटर सेक्टर डिसाइपल्स के क्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है। लिन फेंग भागता हुआ हान मैन के रूम के बाहर आता है। वो अंदर देखता है तो वो बिस्तर पर लेटा होता है, जबकि जियांग जुन भी उसके पास ही बैठी होती है। लिन फेंग भागता हुआ
वहाँ पर आता है और जिंगजुन से कहता है ये कैसा है। वो उसे कहती है ये फिलहाल तो ठीक है लेकिन इसकी हालत काफी ज्यादा खराब है, और साथ ही वो रोना शुरू कर देती है। लिन भागता हुआ उसके पास आता है और उसको हिला हिला कर कहता है हान मैन जल्दी से उठो, क्या तुम ठीक हो? हान मैन उसे कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने उन दोनों को हरा दिया, मुझे लगता है कि तुमने उन दोनों को हरा दिया होगा। लिन उसे कहता है हाँ मैंने उन दोनों को हरा दिया है, सिर्फ हराया नहीं बल्कि मैंने उन दोनों को मार भी दिया। चलो अब जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, तुम्हें जल्दी से ठीक होना होगा, तुम इस तरह बिस्तर पर नहीं पड़ सकते। हान मैन उसे कहता है लिन फेंग मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि मैं तुमसे ये वादा नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, सारे इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं, अब मैं दोबारा नहीं उठ पाऊंगा। जिंगजुन यहाँ पर लिन फेंग को एक्सप्लेन करती है। वो उसे कहती है यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स आए थे, इसको एग्जामिन करने के बाद चले गए कि हान मैन जब मेडिटेट कर रहा था उसी दौरान जियांग हुआ ने उसके ऊपर अपनी फायर पावर से अटैक किया था। मेडिटेशन के दौरान इसको इंटरप्ट किया जिसकी वजह से इसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज होने की वजह से कोई भी मेडिसिन इसके ऊपर काम नहीं करेगी, हम इसको हील नहीं कर सकते और इसके पास सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, ये कुछ दिन के बाद मर जाएगा। साथ ही जिंगजुन रोना शुरू कर देती है। लिन फेंग उसे कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढूंगा। और उस दिन मैंने वहाँ पर जिंग फेंग को नहीं मारा होता तो ये सब कुछ नहीं होता, जिंग हुआ उससे बदला लेने के लिए नहीं आता। लिन फेंग कहता है हमारा यूनहाई सेक्टर काफी ज्यादा बड़ा सेक्टर है, मुझे लगता है कि हमारे सेक्टर में कोई ना कोई ऐसा मेथड तो होगा कि मदद से हम लोग इसकी जान बचा सके। वहीं पर कुछ देर सोचने के बाद लिन फेंग कहता है मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रेसिपिस ऑफ द एबिस के ट्रायल को देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अगर मैंने प्रेसिपिस ऑफ द एबिस के ट्रायल को पास कर लिया तो उसके बाद वहाँ पर से मुझे जो इनाम मिलेगा उसमें मैं कुछ ऐसी मेडिसिन की डिमांड कर सकता हूँ जिनकी मदद से हम लोग हान मैन की जान बचा सकते हैं। लिन फेंग जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाता और कहता है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैंने जिंग फेंग को मारा था और उसके बाद से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। गलती के साथ उन्होंने हान मैन के ऊपर अटैक कर दिया जबकि हान मैन ने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया था। फिर मैं यहाँ पर हान मैन की जान नहीं बचा पाया तो मैं सारी जिंदगी जी नहीं पाऊंगा, ये अफसोस मुझे नहीं जाएगा कि मैंने हान मैन की जान नहीं बचाई और मेरी वजह से इसकी जान चली गई। लिन फेंग चलता हुआ दरवाजे के पास चला जाता है और वहाँ पास जाने के बाद वो हान मैन से कहता है हान मैन मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं प्रेसिपिस ऑफ द एबिस के टेस्ट को पास कर पाऊंगा? हान मैन उसे कहता है लिन फेंग तब से तुम मुझसे मिले हो तब से तुमने मुझे बहुत कुछ ऐसा दिखाया है जिसके ऊपर पहले मैं यकीन नहीं करता था, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, तुम सब कुछ कर सकते हो, अभी तुम करना चाहो, इसलिए मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम एबिस के उस ट्रायल को पार कर लोगे। लिन फेंग उसे कहता है चलो ठीक है इतना काफी है, बहुत ही जल्दी ट्रायल को पास करने के बाद तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आऊंगा, तब तक जिंदा रहने की कोशिश करना, मरना मत। और वो दोनों को बाय बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। तो नेक्स्ट सीन हमारा प्रेसिपिस ऑफ द एबिस का दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर पहाड़ों के अंदर एक पैलेस है। इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर यूनाई सेक्टर में सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस जगह यही है। हालांकि इसको एक ट्रायल के तौर पर रखा गया है, यहाँ पर आकर लोग ट्रायल देते हैं। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पर आने से डरते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई भी इस ट्रायल को पास करेगा तो उसे एक इनाम दिया जाएगा जो कि काफी ज्यादा ग्रेट हो सकता है, या फिर आप अपनी एक ख्वाहिश को पूरा करवा सकते हैं। इस सेक्टर के एल्डर जो कि यहाँ पर होंगे वो आपकी इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे, लेकिन आज तक जो भी यहाँ पर अंदर गया है वो कभी भी जिंदा बाहर नहीं आ पाया। लिन फेंग उस पैलेस के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और जाकर कहता है मैं लिन फेंग यहाँ पर इस सेक्टर ट्रायल के लिए आया हूँ, मैं यूनाई सेक्टर का एक आउटर डिसाइपल हूँ और यहाँ पर प्रेसिपिस ऑफ द एबिस के ट्रायल को देने के लिए आया हूँ। तो उसके ये कहते ही दरवाजा खुल जाता है, हमने से उसे एक एल्डर की आवाज आती है। एल्डर उसे कहते हैं चलो जल्दी से सीढ़ियाँ उतरते हुए अंदर आ जाओ, तुम्हें ट्रायल रूम तक ले चलता हूँ। लिन फेंग कहता है मुझे तो लगा था कि दरवाजा खुलते ही मेरा ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, लगता है कि टेस्ट वाली जगह कहीं और पर है, मुझे तो इस आवाज को फॉलो करना होगा कि ये आवाज किसकी आ रही है। चाहे जो भी हो मुझे इस टेस्ट को तो पास करना ही होगा ताकि मैं हान मैन की जान बचा सकूं। लिन फेंग उस मास्टर से कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, और वो वहाँ से उस गुफा के अंदर चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। तो लिन फेंग उस गुफा में चलता हुआ काफी आगे तक जाता है तो वो गुफा काफी ज्यादा लंबी होती है। लिन फेंग कहता है बाहर से ये एक पैलेस की तरह है लेकिन अंदर तो एक गुफा है, वहीं पर अंदर से उसे काफी सारा प्रेशर महसूस होता है। लिन फेंग कहता है लगता है यहाँ पर कोई बहुत ही पावरफुल मास्टर है, और वहीं पर लास्ट पे एक रूम होता है। लिन फेंग कहता है मुझे लगता है कि वो मास्टर जिसकी आवाज थी वो यहीं पर इसी रूम में होगा। जैसे वो वहाँ पर उस दरवाजे को पार करके अंदर होता है तो वो मास्टर उसे कहते हैं तुम्हारा नाम लिन फेंग है तो तुम एक आउटर डिसाइपल हो, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तुम तो अपनी की लेयर के 8th लेवल पर हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर अंदर तो आने दिया लेकिन अगर तुम टेस्ट देने के लिए जाओगे तो तुम मारे जाओगे, तुम तो सिर्फ एक छोटे से आउटर डिसाइपल हो, अभी तक तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर पूरे बाल भी नहीं आए और तुम यहाँ पर इस टेस्ट को देने के लिए चले आए हो, अभी भी तुम्हारे पास एक मौका है, यहाँ से वापस चले जाओ। प्रेसिपिस ऑफ द एबिस ये कोई खेलने की चीज नहीं है, बहुत ही डेंजरस जगह है। लिन फेंग उनसे कहता है एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे यहाँ पर इतनी अच्छी एडवाइस दी, मैंने सब कुछ ज़हन में रखा हुआ है, मेरे पास सिर्फ मेरी जान है जो मैं दांव पर लगा सकता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त को इस वक्त एक मेडिसिन की जरूरत
जरूरत है वो बहुत ज्यादा जख्मी है। अगर मैंने सेक्टर ट्रायल के टेस्ट को पास नहीं किया मुझे वो मेडिसिन नहीं मिल सकती जिससे मैं अपने दोस्त की जान बचा सकूं, इसलिए मुझे इस टेस्ट को देना ही पड़ेगा। मास्टर भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही रेयर बात है, इतने सालों के बाद यहाँ पर कोई ऐसा आया है जो कि सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए इस टेस्ट को देना चाहता है। मास्टर उससे कहते हैं तुम्हारी इंटेंशंस तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, अपने दोस्त की जान बचाने के लिए इस ट्रायल टेस्ट को देना चाहती हो, लेकिन यहाँ पर हमारे सेक्टर के कुछ रूल्स हैं, तुम्हें पहले इस टेस्ट को पास करना पड़ेगा। अगर तुम टेस्ट को पास करोगे तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे दोस्त की जान बचाने के लिए तुम्हें कुछ ऐसा दूंगा जिससे तुम्हारे दोस्त की जान बच जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें फिर से एक बार इस बारे में आगाह कर देता हूँ कि ये टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल है, टेस्ट के दौरान तुम अपनी जान भी गंवा सकती हो। क्या तुम वाकई में अपने दोस्त के लिए यहाँ पर अपनी जान गंवाने को तैयार हो? लिन फेंग उनसे कहता है जी मास्टर मैं तैयार हूँ, मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं सब कुछ के लिए तैयार हूँ। मेरे दोस्त के साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और मैं इस गिल्ड में जिंदा नहीं रहना चाहता। अगर मैं यहाँ पर अपने दोस्त की जान नहीं बचा सकता तो फिर मुझे एक मर्द कहलाने का हक नहीं है, मुझे अपने दोस्त की जान हर हाल में बचानी है। तो एल्डर उसकी बात सुनने के बाद कहती है बच्चे तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो। और वहीं पर उनकी नजर उसकी पीठ पर लगी हुई तलवार पर पड़ती है और वो उस तलवार को पहचान जाते हैं और कहते हैं ये तलवार तो बीलाओ की है, लेकिन बीलाओ ने इस लड़के को अपनी तलवार क्यों दी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीलाओ की भी इसी लड़के के ऊपर नजर है? चलो देखते हैं कि आखिर बीलाओ ने इस लड़के के अंदर ऐसा क्या देखा कि उसने अपनी स्पेशल तलवार इस लड़के को दे दी। और साथ ही एल्डर लिन फेंग से कहते हैं चलो ठीक है मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूँ और तुम्हारे लिए रास्ते को ओपन कर देता हूँ, तुम्हारा ट्रायल स्टार्ट होने वाला है। इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर चले जाओ जहाँ पर तुम्हारा टेस्ट होगा और वहाँ पर तुम्हें बताया जाएगा कि टेस्ट कैसे देना है, वहाँ पर लिखा होगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम इस टेस्ट को पास करने के बाद जिंदा वापस आओगे। लिन फेंग उनसे कहता है एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर गाइड करने के लिए और एडवाइस देने के लिए। तो लिन फेंग उनके ऑर्डर सुनने के बाद सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है, जबकि मास्टर पीछे सोच रहे होते हैं वाकई में बी लाओ ने इस लड़के को अपने लिए चुना है। बी लाओ की नजर जिस लड़के के ऊपर है वो कोई आम सा लड़का तो हो नहीं सकता। चलो देखते हैं कि ये लड़का यहाँ पर क्या करता है। हमारा लिन फेंग सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सामने की तरफ देखता है तो सामने उसे एग्जिट दिखाई देता है। वो इस एग्जिट को पार करता है तो वहाँ पर एक बड़ा सा हाल होता है और उस हाल के इर्द गिर्द 8 बेल्स लगी होती हैं, बड़ी बड़ी बेल्स होती हैं। लिन फेंग उस जगह को देखकर काफी हैरान होता है, कहता है ये तो बिल्कुल एक मैजिकल पैलेस की तरह है, बिल्कुल एक फेरी टेल के मैजिकल पैलेस की तरह। वहीं पर दरवाजे के ऊपर लिखा होता है कि तुम्हारा टेस्ट ये है कि तुमने सिर्फ इन बेल्स को बजाना है। लिन फेंग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या बस यही वो टेस्ट है जिसको देने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं? मुझे यहाँ पर सिर्फ इन बेल्स को बजाना है, इन बेल्स को बजाना तो इतना मुश्किल नहीं हो सकता। साथ ही लिन फेंग कहता है चलो जो भी हो मुझे यहाँ पर ट्राई तो करना पड़ेगा। वो यहाँ पर अपनी रोलिंग थंडर टेक्निक को रिलीज करता है और कहता है चलो ट्राई करके देखते हैं। तो सामने एक बेल के ऊपर अटैक करता है, ऐसे ही उसका अटैक उस बेल के साथ टकराता है तो उस बेल के ऊपर टकराने की बजाय उसके करीब पहुंचकर वहीं पर एक वोर्टेक्स बनता है और उस वोर्टेक्स के साथ ही उसका अटैक उस बेल के साथ तो नहीं टकराता बल्कि वहीं से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस से उसी की तरफ आ जाता है और इस बार उसकी पावर डबल हो जाती है। लिन फेंग साइड पर होते हुए अपनी अटैक को अवॉइड करता है और कहता है ये तो मेरी अटैक्स को मेरे पर रिफ्लेक्ट कर रही है। तो लिन फेंग ने पहले अपने रोलिंग थंडर स्किल को नहीं बल्कि अपनी 9 हैवी वेव्स टेक्निक को यूज किया था। लिन फेंग कहता है कि मेरी फैमिली टेक्निक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब मुझे यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि मैं अपनी रोलिंग थंडर स्किल के साथ इस बेल को चिम कर पाता हूँ या नहीं। साथ ही वो अपनी रोलिंग थंडर टेक्निक को यूज करते हुए अपनी पाम को सामने की तरफ करता है और बहुत सारी तलवारें निकालता है। ऐसा मूव वहाँ पर जिंग हाओ ने यूज किया था। हमारा लिन फेंग भी सेम उसी मूव को यूज करता है। लिन फेंग अपने पास से एनर्जी की बनी हुई 8 तलवारें निकालता है और उन 8 तलवारों को 8 बेल्स के ऊपर अटैक करने के लिए भेजता है ताकि उन सभी को एक ही साथ चिम करवाया जा सके। तो लिन फेंग की एनर्जी की बनी हुई तलवारें जैसी उन बेल्स के करीब पहुंचती हैं वो बेल्स उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उनको एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके वापस से वो लिन फेंग के ऊपर अटैक कर देती हैं। लिन फेंग इस बात से और भी ज्यादा हैरान होता है और कहता है मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं मार्शल स्पिरिट के साथ मार्शल आर्ट्स के स्किल को यूज करते हुए अटैक करता हूँ तो ये मेरी पावर्स को 5 गुना बढ़ा देती है। लिन फेंग अपनी शैडो फ्लीडिंग मूव को यूज करते हुए अपने ही वापस आने वाले अटैक को अवॉइड करता है। लिन फेंग कहता है ये टेस्ट तो वाकई में मुश्किल होता जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर इन बेल्स का मसला क्या है, ये मेरे अटैक्स को रिफ्लेक्ट कैसे कर सकती हैं। लिन फेंग कहता है तो मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ पर अपनी डार्क स्पिरिट को यूज करना पड़ेगा। हो सकता है कि डार्क स्पिरिट के साथ अपनी फुल पावर को रिलीज करने पर इन बेल्स को यहाँ पर बजा सकूं और इस टेस्ट को पास कर पाऊं। क्या हमारा लिन फेंग इन बेल्स को बजा पाएगा ये तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
डार्क स्पिरिट की एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड का एंड तो हमारा प्रिंसिपाइस ऑफ द एबिस के टेस्ट पर हुआ था, जहाँ पर हमारा लिन फेंग बेल्स को बजाने की कोशिश कर रहा है। जबकि इस एपिसोड की शुरुआत उसी लाइफ एंड डेथ एरिना से होती है, लाइफ एंड डेथ एरिना में, जहाँ से हमारा लिन फेंग थोड़ी देर पहले 2 लड़कों को मारकर वहाँ से वापस आया था। अब वहाँ पर लाइफ एंड डेथ एरिना में दोबारा से काफी सारी हलचल हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग जमा है और काफी सारे एल्डर्स भी वहाँ पर आ चुके हैं। देखने वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं अच्छा यहाँ पर हो क्या रहा है। थोड़ी देर पहले एक मास्क वाले लड़के ने यहाँ पर 2 लड़कों को मार डाला और उसके बाद से यहाँ पर और भी ज्यादा लोग जमा हो चुके हैं, ताकि यहाँ पर कुछ और भी बड़ा होने वाला है, ताकि हमारे इनर एल्डर भी यहीं पर हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे एल्डर अकेले नहीं है, बल्कि एल्डर के साथ उनके फेमस डिसाइपल्स भी हैं। वो तीनों ही डिसाइपल्स हैं जो हमारे यूनहाई सेक्टर के काफी ज्यादा फेमस और पावरफुल फाइटर्स हैं। इन तीनों में से सबसे ज्यादा वीक ब्रदर चेनजिंग है। ब्रदर चेनजिंग एक इनर डिसाइपल को हराने के बाद उसकी जगह पर एक इनर डिसाइपल बन पाया था। ये भी इस वक्त अपनी सोल की लेयर पर है। दूसरे का नाम हीशान है। इनमें से सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर उसका नाम टोफू है, जो कि रेड कलर वाले बालों वाला है। यूनहाई के सेक्टर एल्डर जिनका नाम मोजी है, वो वहाँ पर किसी का इंतजार कर रहे होते हैं। मास्टर मोजी सामने की तरफ देखते हैं तो एक बड़ा सा पंछी उड़ता हुआ उसी तरफ आ रहा होता है। मास्टर मोजी कहते हैं तो फाइनली वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो वो बड़ा सा पंछी वहाँ पर लैंड करता है और लैंड करने के बाद वहीं पर वो एनर्जी में डेसिपेट हो जाता है और वहाँ से एक लड़का और एक लड़की उतरती हैं। तो ये लड़की, इसका नाम लिन कियांग है। तो ये लिन कियांग हमारे लिन फेंग की कजन है, जबकि उसके साथ जो लड़का है वो इसका बॉयफ्रेंड है, जो कि एक दूसरे सेक्टर का ऑफिशियल डिसाइपल है और उनके सेक्टर का नाम हाउजू सेक्टर है। इस लड़के का नाम चू जैन है। तो देखने वाले बच्चे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो एक रॉयल बर्ड है, इसके ऊपर से 2 लोग उतरे हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों लोग रॉयल फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं। लगता है कि ये लोग स्नो मून कंट्री से यहाँ पर आए हैं। मास्टर मोजी आगे बढ़ते हैं और उस लड़के की तारीफें करते हुए कहते हैं ऑफिशियल चू तो फाइनली अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आपकी एंट्री तो वाकई में बहुत ज्यादा दासू थी। मुझे जैसे ही पता चला कि आप यहाँ पर आने वाले हैं तो मैं जल्दी से यहाँ पर पहुँच आया ताकि आपको यहाँ पर पर्सनली ग्रीट कर सकूं। चू जैन उनसे कहता है मास्टर मोजी आप तो यहाँ पर मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं तो बस एक छोटा सा डिसाइपल हूँ। साथ ही वो साथ में लिन कियान को इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है ये मेरी जूनियर सिस्टर है, इसका नाम लिन कियान है। मुझे कुछ दिन पहले ही अपनी सोल लेयर तक पहुँची है, इसने अपने आप को लेवल अप किया है और हम लोग यहाँ पर इसी वजह से विजिट करने के लिए आए हैं। मैं इसी लड़की की वजह से यहाँ पर आया हूँ। जब मैं अपने सेक्टर में था तो वहाँ पर मैंने आपके सेक्टर के लड़कों के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने सुना है कि आपके सेक्टर के बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने सेक्टर में से किसी बच्चे को यहाँ पर लिन कियान के साथ स्पार करने के लिए भेजे। ये सिर्फ एक फ्रेंडली स्पार होगी, हम देखना चाहते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिन कियान उनसे कहती है मैं आपके यूनाई सेक्टर की मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स को देखना चाहूंगी। आप किसी पावरफुल बच्चे को यहाँ पर भेजे ताकि वो मेरे साथ फाइट कर सके। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस छोटी सी रिक्वेस्ट को जरूर पूरा करेंगे। मास्टर मोजी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं पता नहीं ये लोग करना क्या चाहते हैं, यहाँ पर आकर हमारे बच्चों को चैलेंज करना, अब इस बात का क्या मतलब है। लेकिन मैं यहाँ पर इनकी ऑफर को रिफ्यूज नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पर अपने किसी बच्चे को भेजना पड़ेगा इसके साथ स्पार मैच के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर अपने एलीट डिसाइपल्स को नहीं भेज सकता, क्योंकि अगर एलीट डिसाइपल को यहाँ पर भेजूंगा इनके सेक्टर के लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे सेक्टर के बच्चे कितने स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए मुझे किसी कमजोर को भेजना पड़ेगा। वो चेनजिंग से कहते हैं चेनजिंग चलो जल्दी से आगे बढ़ो, इस लड़की के साथ जाकर स्पार मैच करो। चेनजिंग उनसे कहता है ठीक है मास्टर, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस मैच को जीतने की। देखने वाले भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या वाकई में स्नो मून कंट्री का ये लड़का चू जैन यहाँ पर सिर्फ एक स्पार मैच के लिए आया है। लेकिन इसके साथ ये लड़की कौन है जिसका नाम लिन कियान है, क्या ये लड़की लिन फैमिली से है। चेनजिन जल्दी से अरीना में आ जाता है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे कहता है हमारा नाम लिन कियान है, ठीक है मैं तुम्हारे साथ स्पार मैच करूंगा, लेकिन अगर तुम्हें लगे कि तुम मेरे अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर सकती तो तुम उनको जल्दी से ब्लॉक कर लेना या फिर डॉज कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे साथ फाइट करते हुए अपनी पावर्स को कम नहीं करूंगा, मुझे नहीं लगता कि तुम लड़की हो तो मैं अपनी पावर्स को कम करूं। जबकि लिन कियान उसे कहती है चलो ठीक है, लगता है कि मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा कि एक अच्छी और खूबसूरत लड़की को कैसे ट्रीट करते हैं। क्योंकि मास्टर मोजी सोच रहे होते हैं हमारे सेक्टर की इज्जत चेनजिंग के हाथों में है, अगर जिस लड़की से हार गया तो हमारे सेक्टर की इंसल्ट हो जाएगी। इसी तरफ से चू जैन सोच रहा होता है इस लड़की के पास जो मास्टर स्पिरिट है वो रॉक टाइप की मास्टर स्पिरिट है, मेरी सिस्टर के सामने तो ये बिल्कुल भी बेकार है। चेनजिन जल्दी से जंप करते हुए अपनी रॉक स्पिरिट को रिलीज करता है और अपने रॉक से बने हुए बड़े बड़े हाथ बना लेता है और उन्हीं के साथ ही वो लिन कियान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लिन कियान उसे कहती है तुम्हारे जैसे एक बड़े बच्चे को खूबसूरत लड़कियों के सामने किस तरह पेश आना चाहिए ये सीखना चाहिए, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही रूड हो। और साथ ही वो वहाँ पर अपनी आइस मास्टर स्पिरिट को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करती है। उसकी आइस मास्टर स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, वो उसके बड़े बड़े हाथों को आइस में जमा देती है। चेनजिंग जो कि उसके आइस के क्रिस्टल्स में वहाँ पर कवर हो जाता है, वो चिल्लाकर उसे कहता है ये क्या, तुम्हारे पास तो आइस स्पिरिट है। फिर साथ ही वो उसे कहता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम आइस स्पिरिट के साथ यहाँ पर मुझे बाइंड
करके रख सकती हो, तो ये मुमकिन नहीं है। मैं अपनी रॉक स्पिरिट के साथ अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। देखने वाले भी इसी बारे में सोच रहे होते हैं। आइस स्पिरिट और रॉक स्पिरिट ये दोनों एक दूसरे के सामने बेकार है, क्योंकि रॉक स्पिरिट आइस स्पिरिट को हरा सकती है। चेनजिंग उसकी आइस स्पिरिट को तोड़ते हुए बाहर निकल आएगा। चेनजिंग भी उसे कहता है, आइस स्पिरिट को हराना मेरी रॉक स्पिरिट के लिए बहुत ज्यादा आसान है, तुम तो ऐसा सोचना भी मत कि मैं अपनी रॉक स्पिरिट के साथ तुमसे हार जाऊंगा। लिन कियान जल्दी से अपनी सेकंड स्पिरिट को रिलीज करती है और कहती है, चलो देखते हैं कि मेरी फायर स्पिरिट के सामने तुम टिक पाते हो या नहीं। लिन कियान के पास डुअल एबिलिटीज है, उसके पास आइस स्पिरिट भी है और साथ में फायर स्पिरिट भी है। वो अपनी फायर के साथ उस आइस को मेल्ट कर देती है और कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ पर आइस में जमा दिया, चलो देखते हैं कि अब तुम मेरी गर्म आइस के साथ किस तरह टिक पाते हो। और वो अपनी फायर के साथ उसकी तरफ फूंक मारती है और उसकी बॉडी के इर्द गिर्द जितनी भी आइस होती है वो सारी की सारी पिघल जाती है। चेनजिंग के पास जो रॉक टाइप की स्पिरिट एनर्जी होती है, फायर टाइप की स्पिरिट एनर्जी के सामने कमजोर है, इसी वजह से चेनजिंग उसके सामने हार जाता है और उस फायर के साथ उसके इर्द गिर्द सारी की सारी बर्फ टूट जाती है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। चेनजिंग काफी ज्यादा जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं, हमारा चेनजिंग एक जीनियस डिसाइपल है, वो इस लड़की से हार चुका है। मास्टर मोजी भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहते हैं, इस लड़की के पास तो डुअल एलिमेंटल स्पिरिट पावर है। चेनजिंग एल्डर मोजी से कहता है, मास्टर मोजी प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं इस मैच को हार चुका हूँ। मास्टर मोजी उसे कहते हैं, कोई बात नहीं, चलो जल्दी से वापस आ जाओ, क्योंकि तुम इस लड़की का मुकाबला कर ही नहीं सकते। ये लड़की तुमसे हायर लेवल पर है और इसके पास डुअल एलिमेंट स्पिरिट पावर है, जाओ जाकर आराम करो। और चेनजिंग वहाँ से चला जाता है। मास्टर मोजी फिर से उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये लड़की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आखिर तुम्हारे हाउजू सेक्टर में भी काफी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं। साथ ही मास्टर मोजी सोच रहे होते हैं, आखिर ये चूनैन यहाँ पर करने के लिए क्या आया है, इसको यहाँ से चाहिए क्या। लुजैन भी उनसे कहता है, एल्डर ऐसी बात नहीं है, आपके यूनाई सेक्टर में भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं, मैं यहाँ पर से किसी भी रैंडम बच्चे को भी चूज करूँ, वो भी मेरी सिस्टर के साथ फाइट कर सकता है। हालांकि मेरा भी बहुत ज्यादा मन चाह रहा है कि यहाँ पर आपके किसी टैलेंटेड बच्चे के साथ फाइट करूँ, लेकिन फिलहाल के लिए हम इस टॉपिक को छोड़ देते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर किसी और टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं। असल में मैं यहाँ पर अपनी सिस्टर के बिहाफ पर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ, मुझे यहाँ से कुछ चाहिए। मास्टर मोजी उसे कहते हैं, अपनी बात को एक्सप्लेन करो, आज तुम्हें यहाँ से क्या चाहिए। चूजैन कहता है, मेरी जूनियर सिस्टर लिन कियान का एक कजन है जो कि यहीं पर आपके सेक्टर का डिसाइपल है। उसने अपने एल्डर्स के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की और उसके बाद यहाँ पर भी उसने कुछ लड़कों को जख्मी कर दिया, ना सिर्फ कुछ लड़कों को बल्कि अपने कजिन को भी जख्मी किया है। इसकी वजह से सिस्टर लिन कियान उससे बदला लेने के लिए यहाँ पर आई है और मैं चाहता हूँ कि आप सिस्टर लिन कियान के बिहाफ पर अपने उस आउटर डिसाइपल जिसका नाम लिन फेंग है उसको हमारे साथ भेज दे। मैं यहाँ पर लिन फेंग को लेने के लिए आया हूँ और मुझे नहीं लगता कि आपके यूनाई सेक्टर में इस तरह के एरोगेंट और बुरे बर्ताव वाले लड़के की कोई जगह होगी। मास्टर मोजी कहते हैं, तो तुम यहाँ पर किसी लड़के को लेने के लिए आई हो जो कि हमारे आउटर डिसाइपल है। साथ ही वो सोच रहे होते हैं, आयरन की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर हमारे सेक्टर के बच्चे को लेकर जाने की। इनको लगता है कि हमारा सेक्टर इतना ज्यादा कमजोर है। हाँ, ये बात सच है कि इनका सेक्टर हमारे यूनाई सेक्टर से काफी ज्यादा फेमस है और काफी ज्यादा बड़ा भी है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है लोग इतने बड़े बेशर्म है कि यहाँ पर तुम लोग हमारे किसी डिसाइपल को लेने के लिए आओ तो हम लोग तुम्हें अपने डिसाइपल को बस ऐसे ही दे दे। साथ ही मास्टर कहते हैं, अगर मुझे याद है लिन फेंग के बारे में, तो लिन फेंग वही लड़का है जिसको यहाँ पर सभी लोग कचरा कहते हैं। लिन फैमिली का वो यंग मास्टर है, एक बेकार लड़का है। वैसे भी उस लड़के की हमारे सेक्टर में कोई जगह नहीं है, इतनी कमजोर लड़के को हम लोग यहाँ पर रख कर क्या करेंगे। अगर ये उसको लेकर जाना चाहती हैं तो मैं इस लड़के को इनके हवाले कर देता हूँ। पैट्रियार्च और ग्रेट एल्डर बहुत ही जल्दी यहाँ पर आने वाले होंगे, मुझे जल्दी से जल्दी लिन फेंग को यहाँ पर बुलाकर डिसाइड करना होगा कि आगे क्या करना है। मास्टर मोजी कहते हैं, क्या यहाँ पर इन बच्चों में आउटर डिसाइपल्स के पनिशमेंट डिपार्टमेंट से कोई लड़का है। इसी वक्त एक लड़का उनके सामने आता है जिसका नाम हाउकिंग होता है। हाउकिंग उनसे कहता है, जी मास्टर, मैं जहाँ पर हूँ, ऑर्डर्स दे, मुझे क्या करना है। मास्टर मोजी उसे कहते हैं, जाओ और जाकर इस लड़के जिसका नाम लिन फेंग है उसे ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ, जल्दी से जल्दी यहाँ पर लेकर आना। हाउकिंग उनसे कहता है, ठीक है मास्टर, मैं अभी गया और अभी उसे लेकर आया। सुनने वाले भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या वाकई में ऑफिशियल चूज यहाँ पर उस लड़के को लेने के लिए आया है जिसे हम सभी लोग कचरा समझते हैं। यहाँ पर लिन फेंग को लेने के लिए आया है, लेकिन हमने तो सुना था कि लिन फेंग को उसके अपने कजन लिन हैंग ने मार डाला है। नेक्स्ट सीन हमारा लिन फेंग का दिखाया जाता है। लिन फेंग अभी भी वहीं पर होता है उस टेस्ट एरिया में जहाँ पर वो बेल्स लगी हुई है। वो उन बेल्स के ऊपर अटैक करता है और वो अटैक्स मल्टीप्लाई होने के बाद वापस से उसी की तरफ रिफ्लेक्ट होते हैं। लिन फेंग फाइनली वहाँ पर अपनी डार्क स्पिरिट को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ नहीं होता। लिन फेंग कहता है, यहाँ तक कि मेरी डार्क स्पिरिट भी यहाँ पर काम नहीं आ रही, अब मैं क्या करूँ, मैं अपनी डार्क स्पिरिट के साथ भी इन बेल्स के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर लिन फेंग हमें बहुत सारी बातें बताता है जिनको काफी देर पढ़ने के बाद भी मुझे जरा भी समझ नहीं आई। उसने यहाँ पर क्या कहा और कैसे इन बेल्स को रिंग करवाया। यहाँ पर लिन फेंग किसी फोर्स की बात करता है कि फोर्स के साथ जब वो उन बेल्स के ऊपर अटैक करता है तो वो बेल्स उसके अटैक्स को उतनी फोर्स के साथ दोबारा से रिपेल कर देती हैं। तो समझने वाली बात यहाँ पर बस इतनी है कि लिन
फेंग ने किसी न किसी तरह से इन बेल्स को यहाँ पर बजा दिया है और यहाँ पर उसे किसी सीक्रेट के बारे में पता चला है कि फोर्स को कैसे यूज करना है। वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करता है और अपनी फोर्स को रिलीज करते हुए कहता है, तो बेल्स अब वक्त आ चुका है तुम्हें यहाँ पर बजाने का। साथ ही वो अपनी तलवार से अपनी पावर को रिलीज कर देता है। तो ये बेल्स वो नेक्स्ट एपिसोड में ही बजेंगी, यहाँ पर सिर्फ ये फोर्स को ही रिलीज कर रहा है। यहीं पर हमारी एपिसोड 11 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। डार्क स्पिरिट की एपिसोड 12 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लिन फेंग वहाँ पर सारे मैकेनिज्म को समझ जाता है कि कैसे उसने उन बेल्स को बजाना है। तो लास्ट सीन के ऊपर उसे पता चल गया था। वो अपनी तलवार को सामने करते हुए अपनी एनर्जी को रिलीज करता है ताकि वो इन बेल्स को बजा सके। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बाहर का सीन दिखाया जाता है लाइफ एंड डेथ एरिना का, जहाँ पर एल्डर मोजी चू नैन के सामने खड़े होते हैं। वहीं पर उनके सेक्टर के पैट्रियार्च और उनके साथ ग्रेट एल्डर भी आ जाते हैं। तो वो सभी लोग वहाँ पर पैट्रियार्च और ग्रेट एल्डर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। ऑफिशियल चू भी उसे कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि पैट्रियार्च खुद यहाँ पर आएंगे, आपसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। मिस्टर मोजी भी उन्हें देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, ग्रेट एल्डर आप भी यहाँ पर आए हैं। देखने वाले भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, हमने कभी भी पैट्रियार्च और ग्रेट एल्डर को फिर के बाद हम इन दोनों को एक साथ देख रहे हैं, क्योंकि ये सभी लोग कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते। पैट्रियार्च वहाँ पर आने के बाद एल्डर मोजी से कहते हैं, एल्डर मोजी ऑफिशियल चू यहाँ पर अपने सेक्टर से इतना लंबा सफर तय करके पहुंचे हैं, क्या आपने इसको यहाँ पर प्रॉपर्ली वेलकम किया या नहीं? तो मास्टर मोजी आगे बढ़ते हैं और पैट्रियार्च से कहते हैं, पैट्रियार्च मैं यहाँ पर जो कुछ भी है उस सभी की आपको रिपोर्ट देता हूँ। ऑफिशियल चूज यहाँ पर हमारे यूनहाई सेक्टर के एक डिसाइपल को लेने के लिए आए हैं। उस डिसाइपल का नाम लिन फेंग है। लिन फेंग एक बहुत ही बेकार सा लड़का है जो कि हमारे सेक्टर का एक आउटर डिसाइपल है। उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ऑफिशियल चूज यहाँ पर उसको लेने के लिए आए हैं। चूजैन भी आगे बढ़ता है और पैट्रियार्च से कहता है, पैट्रियार्च आपको मेरी बात को समझना होगा। मैं यहाँ पर जिस लड़के को लेने के लिए आया हूँ उसका नाम लिन फेंग है और वो मेरी सिस्टर का एक कजिन है। तो उस लड़के ने इसके एल्डर्स के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया और साथ ही फैमिली मेंबर के ऊपर अटैक भी किया। और मैंने सुना है कि वो यहाँ पर भी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा और बहुत सारे एल्डर्स के साथ उसने बदतमीजी की है। मैं आज यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि मैं उस लड़की को यहाँ से लेकर जा सकूँ। फैमिली में ले जाकर इसको पर्सनली सजा दी जाएगी। पैट्रियार्च उसकी तरफ देखकर सोच रहे होते हैं, इसका फादर भी अपने सेक्टर का पैट्रियार्च है और हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। इसी वजह से मैं इस लड़के की यहाँ पर इतनी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये लड़का यहाँ पर हमारे सेक्टर में आकर हमारी एक लड़की को हमसे मांग रहा है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आपको क्या लगता है कि हमारा यूनहाई सेक्टर बहुत ज्यादा वीक सेक्टर है कि ये लोग कभी भी यहाँ पर आकर हमारे लड़कों को ले जा सकते हैं? पैट्रियार्च उसे कहते हैं, ठीक है मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई, हम लोग तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। साथ ही वो एल्डर मोजी से कहते हैं, एल्डर मोजी आपने इस सारे मसले को कैसे हैंडल किया है? मिस्टर मोजी उसे कहते हैं, मैंने यहाँ से एक आउटर डिसाइपल पनिशमेंट हॉल के लड़के को वहाँ पर भेजा है उस लड़के को यहाँ पर लाने के लिए। उसके आने के बाद ही हम लोग देखेंगे क्या ये सारी सिचुएशन कैसी है। मुझे लगता है कि उस लड़के के यहाँ पर आने के बाद हमें उस लड़के को अपने यूनहाई सेक्टर से निकाल देना चाहिए। उसके बाद ये लोग उसके साथ जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। पैट्रियार्च उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, एल्डर मोजी वाकई में समझदार हैं। अगर हम लोग उस लड़के को अपने सेक्टर से निकाल देते हैं तो फिर उसके लड़के के साथ हमारे सेक्टर का नाम नहीं जुड़ा होगा और इस तरह हमारी इंसल्ट नहीं होगी। तो पहले हम उस लड़के को अपने सेक्टर से निकालेंगे, उसके बाद इसके हवाले करेंगे। उसी वक्त पैट्रियार्च को बेल्स की जिम होने की आवाज आती है। वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। न सिर्फ पैट्रियार्च बल्कि ग्रेट एल्डर और उनके साथ साथ बाकी के सभी लोग भी बेल्स सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है कि इन बेल्स के बजने का मतलब क्या है, जैसे कि ग्रेट एल्डर और पैट्रियार्च को। पैट्रियार्च कहते हैं, पूरे 300 साल गुजर चुके हैं, 300 साल के बाद किसी ने यहाँ पर दोबारा बेल्स को बजाया है। मास्टर कोंगलाओ को भी दिखाते हैं, ये वही मास्टर है जिन्होंने लिन फेंग को इस टेस्ट के लिए अंदर भेजा है। वो कहते हैं, तो फाइनली इस लड़के लिन फेंग ने बेल्स को बजा ही दिया। तो बीलाओ ने बहुत ही सही फैसला किया, अपनी तलवार इस लड़के को देकर उसने जिस लड़के को चुना है वो वाकई में एक बहुत बड़ा जीनियस है। मास्टर कोंगलाओ भी जल्दी से अपने आप को वहाँ पर शैडो में चेंज करते हैं और गायब होते हुए लिन फेंग के पास चले जाते हैं। लिन फेंग भी बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था इन बेल्स को इन्हीं की फोर्स को यूज करते हुए बजाया जा सकता है और मैंने इसको ग्रैस्प कर लिया। मुझे यहाँ पर एक नई चीज पता चली है, मुझे फोर्स के बारे में पता चला है। मास्टर कोंगलाओ वहाँ पर आते हैं और उससे कहते हैं, लिन फेंग तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले, इस ट्रायल को पास करने पर तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो। लिन फेंग उनसे कहता है, एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इस ट्रायल से बहुत कुछ सीखने को मिला है, मेरी पावर पहले से ज्यादा बड़ी है। साथ ही वो उनसे कहता है, एल्डर कहीं आप अपने वादे को भूल तो नहीं जाएंगे जो आपने मुझसे किया था? एल्डर उसे कहते हैं, नहीं मैं अपने वादे को बिल्कुल भी नहीं भूला, लेकिन पहले मुझे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए खुशी तो मना लेने दो, क्योंकि पिछले 300 साल में मेरे यूनहाई सेक्टर में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था जो कि इन बेल्स को बजा सके, कोई भी इन घंटियों को बजा नहीं सका। पिछले 300 साल में तो कोई भी ऐसा जीनियस नहीं था, लेकिन अगर कोई होता भी तो वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाता कि उसने इन बेल्स को बजाया है। लेकिन इस लड़के को तो देखो जरा, इसने इतना बड़ा काम कर दिया और इतना बड़ा काम करने के बाद भी इसे अपने दोस्त की फिक्र है कि इसे उसके लिए मेडिसिन
मेडिसिन चाहिए। मास्टर कोंग लाओ जल्दी से अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने पास से एक बॉटल निकालते हैं जिसके अंदर पिल्स होती हैं। उसको लिन फेंग को देते हुए कहते हैं इसके अंदर बहुत सारी पिल्स हैं, एक पिल तुम अपने दोस्त को जाकर दे देना, वो ठीक हो जाएगा, बाकी की पिल्स तुम अपने पास गिफ्ट के तौर पर रख सकते हो क्योंकि ये पिल्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ये फ्यूचर में तुम्हारे काम आएगी। फेंग उनसे वो पिल वाली बॉटल ले लेता है और कहता है मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं जल्दी से वापस जाता हूँ ताकि मैं अपने दोस्त को ये पिल दे सकूँ। मास्टर कोंग लाओ से कहते हैं जरा रुको, तुम्हें पहले मुझसे एक वादा करना होगा, इस ट्रायल के बारे में किसी को भी नहीं बताना, किसी को भी मत बताना कि यहाँ पर इस ट्रायल को तुमने पास किया है, तुमने इन बेल्स को बजाया है, तुम मुझसे वादा करते हो तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, वरना मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। लिन फेंग उनसे कहता है ठीक है मास्टर, मैं वादा करता हूँ मैं इस बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। और साथ ही लिन फेंग सोच रहा होता है मुझे तो लगा था कि ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पर इस ट्रायल को पास किया है, क्योंकि इस ट्रायल को पास करने का मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और एल्डर्स की नजर में मेरी इज्जत ज्यादा बढ़ेगी। मास्टर कोंग लाओ से कहते हैं अच्छा ठीक है, अब जबकि तुमने वादा किया है तो मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं कहना। थोड़ी देर में मास्टर बी लाओ यहाँ पर आ जाएंगे, मास्टर बी लाओ तुम्हें हुदी जुनाई सेक्टर में वापस पहुँचा देंगे। लिन फेंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि अब ये मास्टर बी लाओ कौन है, तो वहाँ पर एक बड़ा सा क्रेन पंछी आता है और उसके ऊपर मास्टर बी लाओ खड़े होते हैं। मास्टर कोंग लाओ से कहते हैं बी लाओ तो तुम एक बहुत ही लंबे अरसे के बाद यहाँ पर अपीयर हुए हो, चलो जल्दी से यहाँ पर नीचे उतरो। मास्टर बी लाओ भी वहाँ पर नीचे उतर आते हैं। मास्टर बी लाओ से कहते हैं कोंग लाओ मैं यहाँ पर तुम्हें आकर परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ, वैसे भी मैंने सोचा नहीं था कि ये लड़का इतनी तेजी के साथ ग्रो करेगा, ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा फास्ट है। लिन फेंग भी उन मास्टर्स को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है तो ये मास्टर तो स्टार पवेलियन के बाहर जो गार्डियन थे ये तो वही है, लेकिन ये यहाँ पर प्रेसिपाइस ऑफ द एबिस में क्या कर रहे हैं, इन दोनों मास्टर्स का आपस में क्या ताल्लुक है। मास्टर कोंग लाओ कहते हैं तो तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो। मास्टर कोंग लाओ से कहते हैं हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि लिन फेंग स्टार पवेलियन में आया था अपने लिए मार्शल आर्ट्स के स्किल्स को